डिस्कस किया था। ठीक है, सैलरी का बताया था, कास्ट जाति स्पीकर के बारे में बता दिया था, कास्टिंग को वोट कैसे होता है, जॉइंट सेटिंग के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब स्पीकर पे आगे चलते हैं। स्पीकर ही डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल क्या होता है ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आएगा बिल्स डिस्कस करेंगे कितने टाइप के बिल्स होते हैं। बट मनी बिल जो फाइनेंशियल मैटर्स होता है उसके लिए होता है। और क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आधार बिल जब पास किया था गवर्नमेंट ने, तो मनी बिल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कि नॉर्मल बिल के केसेस में नहीं होते। मनी बिल के केसेस में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा की जो में जब वो जाता है बिल, तो उनकी सिर्फ रिकमेंडेशंस ली जाती है। राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानना है या नहीं मानना वो लोकसभा के हाथ में होता है। तो यहाँ पे क्या है, मनी बिल को इसलिए रखा हुआ फाइनेंशियल मैटर्स में, राज्यसभा को रोल नहीं दिया क्योंकि लोकसभा मतलब रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी को ग्रांट वगैरह देनी है या कुछ भी टैक्सेस को बढ़ाना है घटाना है या कुछ भी करना है, तो ये जब होंगे मनी बिल के थ्रू होंगे तो उसमें राज्यसभा अटका दे। तो इन चीजों को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उन्होंने मनी बिल को कहा था कि लोकसभा का स्पेसिफिक प्रिविलेज है मनी बिल। और ये कौन सा बिल मनी बिल है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर तो बहुत सारे होते हैं, उसमें कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर। अब गवर्नमेंट ने जब आधार को मैंडेटरी कर रही थी हर सर्विसेज के लिए, आज से 5-6 साल पुरानी बात है, जब गवर्नमेंट 2014 में आई थी तो इन लोगों ने क्या किया था, सारी सर्विसेज को आधार से लिंक कर दिया था। जितनी भी होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गैस, सब कुछ, गैस सब्सिडी, एवरीथिंग। तो ये चाहते थे कि एक बिल पास हो जाए आधार बिल, जिससे गवर्नमेंट बैंक अकाउंट को भी लिंक कर पाए आधार से, इनकम टैक्स के पैन नंबर को भी कर पाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाए। बट अपोजिशन उसको नहीं करना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बिल को मनी बिल के तौर पर कर दिया। फिर उसमें हुआ कि मनी बिल ये है कि नहीं, स्पीकर के पास गया, स्पीकर ने बोला कि हाँ, क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम भी देगी, गवर्नमेंट जितनी ग्रांट देगी, राशन भी देगी लोगों को, तो वो उस समय फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो ये मनी बिल है। और जब मनी बिल का हुआ तो राज्यसभा का रोल खत्म, तो गवर्नमेंट ने बड़ी इजीली उसको पास करा लिया था। तो ऐसे मनी बिल जो होता है उसकी फंक्शनिंग होती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। इसके अलावा 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, यानी 10वीं अनुसूची बोलते हैं, हाँ 10वीं अनुसूची बोलती है किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, वो स्पीकर ही करता है। ठीक है, एक होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है जिसमें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो होती है, इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी कि सब स्टेट की बॉडीज का, और जैसे यूपी की असेंबली का भी होता है, राजस्थान की का भी होगा, इन सब के स्पीकर्स जो होते हैं, जो हेड होते हैं पार्लियामेंट के, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। और ये उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब हो गया ये बाय डिफॉल्ट उसका चेयरमैन रहेगा, जब तक इस पोस्ट पे जो भी स्पीकर होगा वो इस इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप का चेयरमैन रहेगा अपने आप ही, उसको किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनके चेयरमैन, कमिटी का चेयरमैन कौन होगा, उसको अपॉइंट भी करता है लोकसभा में, और उनके फंक्शंस को भी देखता है। इसके अलावा ये कुछ कमिटीज का खुद ही चेयरमैन होता है। कौन कौन सी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। सर ये आप लोकसभा स्पीकर के बारे में ही बता रहे हैं ना? और किसका चेयरमैन होता है किसका नहीं है, जो 3 कमेटी का चेयरमैन होता है वो इनमें से, और बाकी कमेटीज के पार्लियामेंट की जितनी होती है उनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। ठीक है, इसलिए एक वर्ड यूज किया था सिने क्वा नॉन, इसका इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी जो है वो सिने क्वा नॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सिने क्वा नॉन एक ग्रीक वर्ड है, जी है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो इम्पार्शियलिटी है ये मस्ट है।
अगर ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पार्लियामेंट का, इसलिए बहुत खास पोस्ट मानी जाती है, इसलिए sine qua non है। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है तो 50 मेंबर्स को प्रपोज करना पड़ेगा, लोकसभा के करेंगे, लोकसभा का हेड है तो राज्यसभा में तो करना ही जाएगा। और पास करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है और उसके 2/3 लोग इसको हटाने के पक्ष में वोट डालेंगे, तब इसको हटाया हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की जो रैंक होती है वो 7th है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। यानी कि जो हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, रैंक हमारे एग्जीक्यूटिव की सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, तो उसमें 7वें नंबर पर आता है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी रैंक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इक्विवेलेंट होता है एक तरह से। ब्रिटेन में ये प्रैक्टिस है कि अगर किसी को स्पीकर बनना है तो उसको पहले अपनी पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ता है, उस पार्टी को छोड़ देता है। उसका फायदा ये होता है कि अब उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस एश्योर हो जाएगी, क्योंकि अब तो वो मेंबर ही नहीं है किसी पार्टी का, तो किसी पार्टी से उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। लेकिन भारत में ये कन्वेंशन नहीं है, ना ये कोई रूल है। भारत में कोई भी स्पीकर बन सकता है, रूलिंग पार्टी ही बनाती है ऑब्वियस है। तो जो भी उसका स्पीकर बनेगा वो उस पार्टी का भी मेंबर रहता है, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। जैसे भारत के भी ओम बिरला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं सदस्य। तो ये हमारे भारत के मतलब स्पीकर होता है, थोड़ा ब्रिटेन के से अलग है। ठीक है, अब 11th लोकसभा जो हमारी थी उस पर हमारे में एक कन्वेंशन स्टार्ट हो गई है, स्पीकर रूलिंग पार्टी का रहता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का रहता है। ठीक है, अब ये कब से प्रैक्टिस में आया हमारे देश में, तो इसकी कहानी अंग्रेजों के जमाने से स्टार्ट होती है। हमारे देश में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। भारतीय लोगों ने सपोर्ट किया, गांधी जी ने बोला सपोर्ट करो, इससे शत्रु का दिल पिघल जाएगा और वो हमें कंसेशन देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा अंग्रेजों ने ज्यादा टफनेस बढ़ा दी हम लोगों के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी थी, उसको सप्लीमेंट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, गेहूं को जो है यहाँ से ले जाके अपनी आर्मी की सप्लाई के लिए रख दिया, तो और लोगों की मुश्किल बढ़ गई। तो फिर इसका विरोध शुरू हुआ। हमारे लोकमान्य तिलक थे, इन्होंने होम रूल चलाया, एनी बेसेंट, साथ साथ और भी चला। तो जब ये सब चल रहा था तो फिर अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और भारतीयों को अपनी तरफ मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, कि आप जो है अपने आपकी भागीदारी हम सत्ता में करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो है इसमें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को ऐड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, और भारतीयों को कुछ उसमें रिप्रेजेंटेशन दे दी लेजिस्लेचर में, जो उस टाइम पर हुआ करता था। काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधायिका परिषद, उसमें दे दी। फिर 1925 में विठल भाई पटेल जो थे, वो फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायक असेंबली के पहले भारतीय थे और पहले इलेक्टेड भी थे। इससे पहले जितने थे उनका इलेक्शन नहीं होता था, अंग्रेज उनको सिलेक्ट करते, वायसराय इलेक्ट करता था। लेकिन ये पहली बार जिनका इलेक्शन हुआ सदन के लोगों ने किया, और उसमें विठल भाई पटेल पहले स्पीकर बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इससे पहले विठल भाई पटेल। ठीक है, इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो डिप्टी स्पीकर रहे थे। इससे पहले वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर थे और ये पहले स्पीकर बने। ठीक है, और उस टाइम पे इनको बोला करते थे, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं बोलते थे, इसको प्रेसिडेंट कुछ बोलते थे। फिर 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें इनका नाम बदल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कर दिया। ठीक है, और 1947 से जो है बेसिकली चालू रहा डिप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चली आ रही है। इसके बाद भारत के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आजाद भारत के, ये तो गुलामी से पहले की मतलब आजादी से पहले की बात, तो हमारे विठल भाई पटेल और सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। आजाद भारत के पहले बने थे स्पीकर थे जीवी मावलंकर, और ए अयंगर वो डिप्टी स्पीकर थे।
तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, स्पीकर कौन थे। तो भारत की अगर बात की जाए तो पहले विठल भाई पटेल थे, अगर आजाद भारत की जाए तो जीवी मावलंकर थे। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अगर आजाद भारत के स्वतंत्र भारत की जाए तो ए अयंगर थे। ठीक है, ये स्पीकर के बारे में। एक मिनट हैंड रेस करो, एक साथ सब्जी कर जाए जिसको भी कुछ पूछना है। सर मेरा एक क्वेश्चन। मैं हैंड रेस नहीं कर सकती सर। क्या रेखा बोलो। सर मैं ये पूछूं, डिप्टी स्पीकर में और एक और नाम बताए थे सर, उसमें क्या डिफरेंट है? स्पीकर में जी, स्पीकर हेड होता है, डिप्टी स्पीकर उससे छोटी पोस्ट पर होता है। एक तरह से कह सकते हो ना, वो सभापति होता है, उप सभापति होता है। जी सर, ओके थैंक यू। धनंजय बोलो। सर स्पीकर कितने प्रकार के होते हैं सर? स्पीकर एक ही प्रकार के होते हैं, जो स्पीकर बोलते हैं वही। सर जैसे आपने बोले डिप्टी स्पीकर, कुछ एक और बोले पद छोटा होता है तो जैसे जैसे एक राष्ट्रपति, उसके साथ उपराष्ट्रपति होता है ना, ऐसे ही सभापति के साथ उपसभापति होता है, जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। अगर स्पीकर नहीं होता तो उसकी अनुपस्थिति लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में सर? लोकसभा में बैठते हैं स्पीकर, सभा में नहीं बैठते सर। नहीं, राज्यसभा में स्पीकर नहीं बैठते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके भैया बोलो। हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगा आपके पास? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं स्पीकर प्रोटीम पे। स्पीकर प्रोटीम क्या होता है? देखो, जब कोई भी नई सरकार चुनकर आती है तो स्पीकर को हम पहली बार में तो चुन नहीं लेंगे। मान लो सरकार चुनकर आई, तो चलो भाई कौन है स्पीकर? स्पीकर तो सदस्य चुनते हैं ना, तो सदस्य चुनेंगे तो जब वो बैठेंगे। अब बैठेंगे जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो पहले बैठने के लिए उनको बिठाने के लिए एक सभापति तो चाहिए ना, तो टेम्परेरी एक चुन लिया जाता है। इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है कि तुम स्पीकर प्रोटीम हो। तुम क्या करोगे? पहली सिटिंग में बैठता है और वो क्या करता है, उस दिन न्यू स्पीकर का इलेक्शन करा देता है, और जो है उसकी जो नए मेंबर आते हैं हाउस में, उनको शपथ दिला देता है। ये सब काम कर लेता है। फिर स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है और स्पीकर जो है फिर वो स्पीकर संभाल लेता है, नया वाला जो आता है। तब तक के लिए प्रोटीम होता है, फर्स्ट सिटिंग में बैठता है। बोलो सुमित। सभा में तो चलो सभापति होता है, तो राज्यसभा में अध्यक्ष किसको कहते हैं फिर? उसको वो भी स्पीकर ही होता है क्या? उसको चेयरमैन बोलते हैं। वैसे राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, चेयरमैन बोलते हैं। अच्छा, चैतन्य बोलो। सर ये प्रोटीन को एक बार स्पेल कर दीजिए। PRO प्रो TEM टीम। अगर प्रोटीन में जो आपने काम बताया तो बोल दीजिए। एक काम तो ये हो गया कि वो नए सदस्य चुनकर नई लोकसभा उनको शपथ दिला देगा हाउस की। दूसरा काम क्या करेगा कि अब वो हाउस की शपथ ले ले, अब वो हाउस के मेंबर बन गए। अब मेंबर को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले स्पीकर की, तो वो अपना इलेक्शन करवाएगा उनका, किसको चुनना चाहते हो। इलेक्शन में कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी एक पार्टी, उसको वोटिंग होगी, जो एक या दो जो भी होंगे, सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे उसे चुन लिया जाएगा। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, रूलिंग पार्टी एक बंदे को कर देती है, वही सिलेक्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा सीट उसके पास ही होती है, तो वही बन जाता है। उसको वो शपथ दिला देता है, फिर प्रोटीम अपना उतर के नीचे आ जाता है और वो स्पीकर अपना काम देखता रहता है। शुभम बोलो। सर प्रोटीम का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति ना? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है उसे, और राष्ट्रपति क्या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है, तो वो भी एक तरह से रूलिंग पार्टी ही करती है। राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री के एडवाइस से काम करता है ना, आर्टिकल 75। किरण बोलो। सर ये प्रोटीम जब चुनाव करवाते हैं तो ये खुद भी वोट करते हैं? चुनाव करवाते तब नहीं, ये खुद नहीं करते। ओके ओके, और कोई? सूरज। सर ये पूछना था कि स्पीकर जो होता है उसका कार्यकाल सरकार के साथ तो होता है क्या, और उसको बीच में हटाया नहीं जा सकता क्या स्पीकर को, अगर कोई वो गलत कार्य करता है?
गलत कार्य करेगा तो उसको मैंने बताया ना, हटाने का एक तरीका होता है। 50 मेंबर उसको प्रपोज करेंगे और 50 मेंबर के प्रपोज करने के बाद बाकी के जो लोग हैं फिर उस पर 2/3 बहुमत से उस पर वोटिंग होगी, और अगर उसके डाल देंगे लोग तो बिल्कुल वो हटाया जा सकता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, कल अब मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि संडे नहीं होता। बताया ना कि लोग सदस्य उसके लोग ही करते हैं, पार्लियामेंट के लोग ही करते हैं, लोकसभा के लोग। यस सर। हाँ धनंजय बोलो। नहीं है तो मैं कह रहा हूँ वीडियो अपलोड कराने की कोशिश करूंगा, उसमें से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और तुम लोगों के लिए रिवीजन के लिए मैंने शुरू करने वाला हूँ, हम लोगों ने